Hello students, the topic that we are going to revise today is valuation of supply. Section 15 consists of valuation in supply, which also consists of rule 27 to 31 and rule 32 to 35. So let us first understand what is the meaning of transaction value. Transaction value means the price actually paid or payable for the said supply. Okay, so the transaction value is the assessable value if following two conditions are satisfied. ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा एसेसेबल वैल्यू ही होगा अगर ये दो बात सेटिस्फाई हो रहा है तो. फर्स्ट कंडीशन इज बायर एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड पार्टी. ओके, दे शुड नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड relationship between the buyer and the supplier. The second condition is price should be the sole consideration for the supply. If these two conditions are satisfied, then the assessable value which will come, that will be the transaction value. Now how we determine the value of GST liability? So first we will see section number 15 subsection 1 which consists of transaction value. इसमें ऐड करेंगे section 15(2), उससे माइनस करेंगे सेक्शन 15(3). नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 15(2)(1) का प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई अंडर सेक्शन 15(1). ठीक है, अब इसमें पांचों पॉइंट ऐड करना है. ओके, विल ऐड ऑल दीज पॉइंट्स, दैट इज इंक्लूजन्स अंडर 15(2). सेक्शन 15(2) क्या बात करता है कि इसमें 15(1) में ये सारा पॉइंट जो ऐड होगा. ठीक है, अब देखो पहला क्या है, एनी टैक्स, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्जेस विच आर नॉट सबस्यूम्ड, दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर जीएसटी लॉज. अब इसमें क्या क्या आ जाएगा यहाँ देखो. एग्जाम्पल, इम्पोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको, म्युनिसिपल टैक्स. ठीक है, ये सब आ जाएगा. तो ये सब हम लोग इसमें ऐड बैक कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में. उसके बाद क्या आएगा, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे बट इनकर्ड और मेट बाय रेसिपिएंट. ऐसा बहुत सारा केसेस में सप्लायर लायबल होता है बट अल्टीमेटली पे कौन करता है, रेसिपिएंट. तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, सेलिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर. इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सपोज पैकिंग एक्सपेंसेस, स्पेशल पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, इंस्पेक्शन चार्जेस, वारंटी चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस. ठीक है, फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट. ठीक, नोट 4 में देखो एग्जाम्पल है, सपोज प्राइस एक्चुअली पेड है 50,000, क्रेडिट पीरियड 3 महीना के लिए प्राइस उसको दिया है 50,000, क्रेडिट पीरियड है 3 महीना तक. इंटरेस्ट क्या लेगा, 10% पर एनम के रेट से. अब देखो वो 2 महीना डिले कर दिया. ठीक है, 3 महीना के अलावा भी वो 2 महीना डिले कर दिया. तो इंटरेस्ट क्या बनेगा इसका, 50,000 का 10% इंटू 2 मंथ्स के लिए था तो 2/12, तो ये निकल के आ जाएगा. तो वैल्यू ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, 50,000, उसमें ये इंटरेस्ट ऐड होके 50,833. ठीक है, उसके बाद देखो सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक टू बी प्राइस एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू आफ्टर एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 15(2). ऐसा कोई भी सब्सिडी जो प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है वो इसमें ऐड बैक हो जाएगा, बट इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल, प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई 80,000. ये 80,000 वो प्राइस है, ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्राइस आया है 80,000 हमारा. ठीक है, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 80,000 में से हम लोग 10,000 प्लस कर देंगे, 90,000 आ जाएगा. 10,000 क्यों प्लस कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों माइनस किया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो करना ही है. ठीक है, ये प्राइवेट ट्रस्ट का हम लोग को ऐड बैक करना है. ठीक है, तो ऐड बैक कर देंगे वैल्यू में, है ना, 5th वाला पॉइंट. ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है 11,80,000 विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट 18%. अब फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, ये सब इंक्लूडेड नहीं है. वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा,
11,80,000 में 25,000 प्लस कर देंगे, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 10,000, टोटल वैल्यू आया 12,30,000। अब 12,30,000 डिवाइडेड बाई 118 क्यों कर रहे, क्योंकि जीएसटी का रेट 18% है, इंटू 100 ये वैल्यू आया। यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिए हम लोग कि जीएसटी ये सारा वैल्यू में इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर जीएसटी ये सारा वैल्यू में इंक्लूडेड है तो वो ऐसे ही बनेगा। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सीमा लिमिटेड हैड मेड अ सप्लाई ऑफ 11,50,000 टू रीमा लिमिटेड एंड दैट इज इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट एडजस्टेड। टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपैलिटी, ये एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। इसमें भी पढ़े थे फर्स्ट वाला पॉइंट में। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो ऐड बैक नहीं होगा। पैकिंग चार्जेस ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ये भी ऐड होगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, ये तीनों ऐड कर दिए, 12,25,000 है। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, सुमी लिमिटेड मुंबई रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स। ये मुंबई का एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो चॉकलेट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। It provides the following details of taxable interstate supply made by it for October 2018. List price of goods supplied, ये लिस्ट प्राइस हो गया। अब इसमें ये सारा आइटम्स ऑलरेडी एडजस्टेड है और ये सारा आइटम एडजस्टेड नहीं है, तो देखना है कि ये एडजस्टेड है तो सही में वो एडजस्ट होना चाहिए या ये जो नहीं है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करना हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो टैक्स म्यूनिसिपल अथॉरिटी 24,000, पैकिंग चार्जेस 12,000, लेट फी 5,000, ये तीनों तो ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड कर दिए 24,000, 12,000, 5,000। अब इसमें से देखो सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी ऐड नहीं होता है, वो ऐड नहीं होगा। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, 30,000, तो ये ऐड हो जाएगा। देखो ये ऐड हो जाएगा 30,000, ये तीनों ऐड हो गया। उसके बाद वो वाला सब्सिडी ऐड हो गया, तो टोटल अमाउंट निकल के आया वैल्यू ऑफ सप्लाई 13,11,000, ठीक है। अब बात करते सेक्शन नंबर 15(4) का, ठीक है। इफ वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15(1) then value shall be determined in such manner as may be prescribed in Rule 27 to Rule 31. Value of GST liability. अगर 15(1) में वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता है तो उसमें क्या करेंगे, 15(1) ये पूरा था, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, Rule 27 to Rule 31. Rule 27 talks about value of supply of goods or services where consideration is not wholly in money. Means the consideration may be partly in money or may be partly in kind. Rule 28 talks about value of supply of goods or services between related person or deemed distinct person. Rule 29 talks about value of supply of goods made or received through an agent. And Rule 30 talks about value of supply of goods or services on cost basis. Rule 31 is the best judgment assessment. Now let us discuss in details each rule. Rule 27, which was of value of supply of goods or services where consideration is not wholly in money. इसमें देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू क्या है सच सप्लाईज का, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, जो मनी वैल्यू हमें मिला है वो, उसके बाद वो मनी वैल्यू जो इन काइंड में मिला है उसका मनी वैल्यू और एक्चुअल मनी वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर वैल्यू ऐसे भी डिटरमाइन नहीं हो सकता है, ना ओपन मार्केट वैल्यू से डिटरमाइन हो पाया, ना ये सेकंड वाला पॉइंट से डिटरमाइन हो पाया, तो उस केस में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मतलब उस जो भी सामान का वो सप्लाई किया उसको बाजार में देखेंगे कि उसके जैसा कोई भी चीज़ का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगर ऐसे भी डिटरमाइन नहीं हो सकता है, फिर द वैल्यू इफ नॉट डिटरमाइन अंडर पॉइंट्स अबव देन रेफर रूल नंबर 30 एंड 31 इन दैट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखो रूल 28 क्या बोलता है,
वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये किस किस पे एप्लीकेबल है? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच सप्लाई होगा तभी रूल 28 एप्लीकेबल है। यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? पहला ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इस केस में ये वाला सेकेंड पॉइंट नहीं है। इस केस में अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर सीधा वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखो, उसका वैल्यू जो होगा वही वैल्यू तुम रख लो, ठीक है। उसके बाद इफ वैल्यू ऑल्सो नॉट डिटरमाइन अंडर पॉइंट्स अबव देन रेफर रूल नंबर 30 एंड 31 इन दैट ऑर्डर। अब बात करते हैं रूल नंबर 29 का। रूल नंबर 21 टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। यहाँ पे बस गुड्स का वैल्यू का सप्लाई का बात होगा विच इज रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। किस किस पे एप्लीकेबल है? या तो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है तब एप्लीकेबल है, या फिर एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है तब एप्लीकेबल है। नो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी, इस केस में क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाई रेसिपिएंट। ये दोनों में से जो कम होगा वही इकोनॉमिकल होगा ऑब्वियसली, तो वही हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। If value also not determined under above points, then refer rule number 30 and 31 in that order. तीनों में यही बात हो रहा है कि अगर रूल किसी भी तरह से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो फिर रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ। तो हम आ गए हैं रूल 30 और 31 के पास। नाउ रूल 30 क्या है? बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन कॉस्ट बेसिस, ठीक है, ये कॉस्ट बेसिस पे होता है। If value is not determined under rule 27, 28, 29, then value shall be, मतलब अगर करेंगे 110% of cost, ठीक है, कॉस्ट का 110%। कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो सारा कॉस्ट पे हम लोग 110% निकाल के वो वैल्यू निकाल लेंगे। बट अगर रूल 30 से भी वैल्यू नहीं निकलता है तो फिर हम लोग रूल 31 पे सारा काम छोड़ देंगे। 31 क्या है? इट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और रेसिडुअरी मेथड। इफ वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 to 30 देन वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट यूजिंग रीजनेबल मीन्स, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट डिटरमाइन करेगा वैल्यू। अब देखो यहाँ समरी है, समरी डायग्राम ऑफ वैल्यूएशन। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या होगा इस केस में? इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहाँ दो कंडीशन है, सप्लायर और बायर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, प्लस प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। फिर 15(1) का वैल्यू में हम लोग ऐड करेंगे 15(2) का वैल्यू। 15(2) में क्या है? एडिशन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, वही 5 पॉइंट जो डिस्कस किए, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 15(3) जो कि है डिलीशन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। आई होप वी हैव डिस्कस्ड दिस, नो? तो देखो ये डिस्काउंट का था 2 पॉइंट, दैट इज प्री डिस्काउंट एंड पोस्ट डिस्काउंट, यस दिस वन। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे प्री सप्लाई ऑफ डिस्काउंट एंड देन माइनस कर देंगे पोस्ट सप्लाई ऑफ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब प्री और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है? सपोज एक मॉल में गए, ठीक है, वहाँ पे पहले से ही है कि इस शर्ट पे 15% का डिस्काउंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्री सप्लाई डिस्काउंट, मतलब सप्लाई नहीं हुआ तो भी डिस्काउंट दे दिया पहले। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किसको बोलेंगे? जो कंडीशन के बेसिस पे होता है कि अगर कोई सपोज 2 शर्ट ले रहा है तब हम लोग उसमें 5% का डिस्काउंट कर देंगे, तो वो सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट कर रहा है सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो वो हमारा हो जाता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 15(3) का पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग 15(4) क्या बोलता है? इफ वैल्यू नॉट डिटरमाइन अंडर 15(1), अगर 15(1) में वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुआ है तो उसमें 5 रूल्स है, ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31। और 15(5) क्या है? स्पेशल प्रोविजन, दैट इज रूल 32 to 35 which will be discussed in our next video and then valuation will be completed. So 15(4) क्या बात बोलता है कि अगर 15(1) के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू नहीं निकलता है किसी भी सप्लाई का, तो उस केस में ये 5 रूल्स को देखो, ठीक है। रूल 27, 28, 29, 30, 31। 27 में क्या है? या तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर वो नहीं पता चल रहा है तो मार्केट वैल्यू
प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ काइंड वैल्यू, ठीक है, उसके तरह का मार्केट वैल्यू और जो एक्चुअल मनी मिला है उसका, वो दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा वैल्यू। फिर है सिमिलर सप्लाई वैल्यू, अगर इससे भी नहीं पता चल रहा, इससे भी नहीं पता चल रहा, तो सिमिलर से, या फिर अगर सिमिलर से भी नहीं होता है तो फिर रेफर रूल 30 एंड रूल 31। 28 में क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो मार्केट वैल्यू, यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर सीधा अगर ओपन मार्केट वैल्यू इसमें नहीं पता है तो फिर सीधा आ जाओ, उसका जैसा सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है उसका प्राइस कितना पता करो, देन रेफर टू रूल 30 एंड 31। फिर आता है रूल नंबर 29। ये क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ कॉस्ट विच एवर इज लेस 90% ऑफ प्राइस। रूल 30 क्या बोलता है, कॉस्ट का 110%, ठीक है। और 31 का क्या था, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, दैट इज वैल्यू डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट। So this was all about valuation. In the next class we'll discuss this particular section, that is section 15 subsection 5, which consists of special provisions or rules, rule 32 to 35. Okay, that will be discussed in our next video. So I think valuation doesn't require more than 2 videos. So this was it, and keep studying, keep revising, and thank you so much for watching.